आपका शुभ नाम और रोल नंबर। सर मेरा नाम आशीष चौधरी है और मेरा रोल नंबर 286930। ठीक है आशीष, आपको पता ही होगा कि हम लोग कोविड-19 क्राइसिस से अभी भी जूझ रहे हैं। हम लोगों ने अभी मास्क लगाया हुआ है, जो यस सर। बेस्ट प्रैक्टिस और प्रोटोकॉल की श्रेणी में आता है, और हम सेफ सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप कोई कोविड-19 का सिम्टम नहीं एग्जिबिट कर रहे हैं तो आप मास्क उतार कर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सेफ डिस्टेंस को मेंटेन किया हुआ है। ओके सर। शुरू करें बातचीत फिर। हाँ जी सर। आशीष, आप अपने ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स, जिसमें ग्रेजुएशन भी शामिल हो, हाँ जी। किस सब्जेक्ट में किया है, क्या किया है और अभी आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप क्यों सिविल सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर मैंने बीटेक किया है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आईटी में, और मैंने इसके बाद इन्फोसिस में 3 साल 8 महीने जॉब की है। उसके बाद मैंने रिजाइन दे करके सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट कर दी है। और मैं यहाँ पर जब आया था तो मेरा पहले साल मेंस में हुआ था, पर मैं किसी कारणों से नहीं हो पाया था मेरा। फिर मैं आज आपके सामने हूँ। ये बताइए आशीष, की एक समय था जब प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोग जाने के लिए लालायित होते थे, आतुर होते थे, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया थी, अ, सही समय पे अप्रेजल मिलता था, एक्सपेंशन होता था। आज वहाँ से वो भीड़ डिसइल्यूजन्ड महसूस करते हुए सरकारी क्षेत्र की तरफ आ रही है। क्या गलत हो रहा है वहाँ पे? जैसे आप देखिए, इन्फोसिस में काम किया ना आपने? यस सर। इन्फोसिस में ऐसा क्या था जिसके कारण आपका प्राइवेट सेक्टर के प्रति जो मोह था वो भंग हो गया और आप वहाँ से कूच कर गए गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ? रिज़ाइन दे के आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कीमत पे सरकारी पायदान को पकड़ना चाहते हैं। सर ऐसा कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं था मेरा, पर अब क्या हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, सब जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है पहली बात तो, और स्टेबिलिटी नहीं है। कोरोना की वजह से तो और भी सर प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं सोचता हूँ। तो चूँकि आपने फ़िलॉसफ़ी भी पढ़ा है, यस सर। आप मुझे बताइए कि जॉब सेटिस्फैक्शन के मायने क्या हैं? क्या-क्या डायमेंशंस, क्या-क्या तत्व हो सकते हैं जॉब सैटिस किस चीज़ को लेकर आपको लगेगा कि अगर ये चीज़ है, तो मुझे जॉब सैटिस्फैक्शन मिलता है? सर नए नए चैलेंजेस आने चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए लाइफ में, और काम मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। आशीष, ये ईज़ियर सेड दैन डन है। बैठ के कहना बहुत आसान है कि मैं चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब चैलेंजेस के विरुद्ध आप खड़े होंगे, तो आप हमेशा ये कल्पना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये जो चैलेंजेस का जो काल है वो यथाशीघ्र छू मंतर हो जाए, ख़त्म हो जाए। आपको लगता नहीं है कि बिल्कुल यहाँ बैठ के बताना और चैलेंजेस को, आप खुद चाहते हैं कि चैलेंजेस ही अगर आपको लेना था तो प्राइवेट सेक्टर में चैलेंज लेते। अनसर्टेनिटी, जॉब सिक्योरिटी वहाँ नहीं है, ये बड़ा चैलेंज है। वहाँ पे अपने आप को आप प्रूव करते हैं कि मैं कोरोना जैसी पैंडेमिक के टाइम में भी इंडिस्पेंसिबल हूँ, अपरिहार्य हूँ इस संस्था के लिए, मैं टिका रहूँगा यहाँ पे। आप तो भाग रहे हैं वहाँ से। नहीं सर, भागना नहीं है। मैं सर और वास्ट वर्क करना चाहता था। और सर प्राइवेट सेक्टर में ये है कि सर आप अगर आप कार्य करते हैं तो आप में भी आपको रिकॉग्निशन ना मिले, पर सर सरकारी सेक्टर में क्या है, आप काम करते हैं, आप लक्ष्य समूह तक जा सकते हैं, और सरकार की पॉलिसी को आप नीचे के लेवल तक आप बनाते भी हैं, और आगे चल के पहले आप लागू करते हैं फिर आगे चल के आप बनाते भी हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। यस सर। इसका एक तो मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है वो कम होना चाहिए, ठीक है, गवर्नेंस, डिलीवरी ज़्यादा होनी चाहिए। आप सरकारी तंत्र का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो गवर्नेंस को एक्सपैंड करने के लिए आपके पास कोई आइडिया है कैसे गवर्नेंस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा? क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड है आपका, टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, उसके हवाले से एक दो पॉइंट बताइए। सर पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आजकल गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन बहुत कर रही है, तो मेरा सेक्टर, मेरा जो क्षेत्र है वो आईटी सेक्टर का है। तो सर मैं ई गवर्नेंस में और डिजिटल इंडिया मिशन में मैं नॉन आईटी सेक्टर बैकग्राउंड से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ। और जैसे अगर पर्सन टू पर्सन से बेटर है कि मैं कोई ऐप बनाता हूँ जिससे मुझे डायरेक्टली मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, उन लक्ष्य समूहों तक, वो मुझे डायरेक्टली आके रियल टाइम में मैं उनकी मॉनिटरिंग कर सकूँ। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि अभी 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सॉरी सर, मुझे याद अच्छा, नहीं। आपको नहीं पता है। तो मुझे बताइए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो नॉमिनेशन होता है। सर क्या, सर सॉरी सर, मैं बता सकता हूँ क्या फिर से? हाँ बताइए बताइए।
सर एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्नन, ठीक है। तो ये बताइए, जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसके माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नॉमिनेशन या चुनाव होता है, उसमें ऐसा क्या गलत है आपके ओपिनियन में, अगर आप पूरी पद्धति को समझते हैं, जिसको हटा देने से जुडिशरी में जो हमारा विश्वास है और रेनफोर्स हो जाएगा, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का एक चैनल खुल जाएगा? सर मुझे लगता है कि जो अभी सिस्टम चल रहा है उसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, कि सब काम इंटरनली हो रहा है और इसमें अपारदर्शिता भी हो सकती है। वही मेरे मैं जानना हिसाब से। चाहता हूँ, क्या होना चाहिए? सर मुझे लगता है कि जो अभी एनजेएसी आया था उसका थोड़ा सा रोल अगर हो जाता तो बेटर होता, पर उसकी ड्रॉबैक्स ये है कि उसमें जो पॉलिटिक्स राजनीति है उसका थोड़ा सा अंदर। एनजेएसी को तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तो करार ही नहीं दिया। यस सर। वो तो खारिज कर दिया गया है, उसको तो कैंसिल कर दिया गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि sir. सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा है। आप किसी भी एजेंसी की ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, और ख़ासकर जब आप सरकार के विरुद्ध बहुत सारे मामले वहाँ पे जा रहे हैं, डिसीजन हो रहे हैं और सरकार के विरुद्ध भी फैसले हो रहे हैं, तो सरकार ही उसको अपॉइंट करे या फिर अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा से हो, आपको लगता नहीं है कि वो तो सही एनजेएसी को खारिज किया गया? सर सही डिसीजन था, पर मुझे लगता है कि सर भारतीय एक न्यायपालिका ऐसी न्यायपालिका है जो खुद से करती है सेलेक्ट। बाकी किसी देश में मुझे नहीं लगता कि ऐसा सिस्टम पाया जाता है। तो हल्का फुल्का अगर सारे न्यायविदों को और जो बेस्ट एक्सपर्ट, जो एनजेएसी में 2 एक्सपर्ट लेके चल रहे चलिए, हैं। आप मुझे लास्ट बता दीजिए कि अगर चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हो, अगर ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर किया जाए तो क्या सही कदम होगा इलेक्शन के माध्यम से? सर इलेक्शन के माध्यम से सही होगा, और मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ सर, कि अगर उसमें एक एग्ज़ाम हो जाए, और जैसे उसका भी क्या एग्जाम करेंगे? सर जैसे अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम नहीं, कोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका क्या एग्जाम करना? तो फिर नहीं, तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात है तो कोई एग्ज़ाम की बात नहीं है, कोई एग्जाम नहीं हो। यस सर। फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हो तो एग्जाम हो जाए? सर एक बार होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक सिस्टम हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है सर। ठीक है आशीष सर। आशीष जी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी है। यस सर। कौन सा दार्शनिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? सर मुझे शंकराचार्य पसंद है। शंकराचार्य। यस सर। क्यों? सर उनका जो कॉन्सेप्ट है अद्वैतवाद, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुझे इंटरेस्ट लगता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म हैं, सब लोग ब्रह्म हैं, और उन्होंने जो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया है, मुझे उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लगता है कि उन्होंने 2 बताया, ईश्वर, एक ईश्वर है जो व्यवहारिक स्तर पर है, और ठीक है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? सर शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भी एक स्तर पर आत्मा को नहीं माना है। आत्मा को नहीं माना है? हाँ, मतलब पूरी बौद्ध दर्शन में आत्मा को नहीं माना गया है? यस सर। श्योर हैं आप? यस सर। या उस तरह की आत्मा को नहीं माना गया है जैसा भारतीय दर्शन में अन्य दार्शनिक मानते हैं? सर आप ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन में उस तरह से, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्या एग्जैक्टली है? सर मेरे हिसाब से बौद्ध दर्शन में उस तरह से आत्मा को नहीं माना गया है जैसा भारतीय दर्शन में है। इट मीन्स माना गया है? यस सर, एक तरह से माना गया है, पर उस तरह से जैसे नॉर्मल रामानुजाचार्य। कैसा माना गया है? बौद्ध दर्शन में जो अनात्मवाद है, नैरात्मवाद है, वो क्या है बेसिकली? सर उन्होंने बताया है कि आत्मा एक विज्ञान का प्रोसेस है, मतलब जब विज्ञान मतलब क्या होता है यहाँ पे? सर यहाँ पे विज्ञान को आइडियाज़ बोला गया, प्रत्यय बोला गया है। प्रत्यय, एक आइडिया से जो आत्मा होती है मृत्यु के बाद, वो विज्ञान का एक प्रवाह होता है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। ओके। अच्छा, जो वेदांतिक फिलॉसफी है उसका एक डेवलपमेंट हुआ है, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, ऐसा हुआ। कैसे हुआ, जरा बस कुछ बेसिक बातें उसकी बताइए। सर पहले शंकराचार्य, वेदांत को वेदांत इसलिए कहते हैं सर? नहीं वो नहीं, बस शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, कैसे डेवलपमेंट है वो बताइए। शंकराचार्य ने सर अद्वैतवाद की बात करी है, जिसमें उन्होंने तत्व को निरपेक्ष माना है, कोई तत्व नहीं माना है। इसको एक तरह से आप एक तत्व भी कह सकते हैं, पर वो परमात्मा को कोई संख्या नहीं देना चाहते थे। फिर रामानुजाचार्य ने क्या चेंज आया? विशिष्टाद्वैतवाद की बात करी है। चेंज क्या आया? चेंज इसमें ये सर है कि इन्होंने ईश्वर को सगुण रूप में माना है, और इसमें इन्होंने 2 तत्व माने हैं, चित्त और अचित्त से विशिष्ट जो तत्व है सर, वो रामानुजाचार्य ने माना है। इसके अच्छा खैर जाने दीजिए इसको। जब हम भारतीय दर्शन पढ़ते हैं, यस सर, इंडियन फिलॉसफी, तो उसमें हम इस्लामिक दर्शन क्यों नहीं पढ़ते? सर इसमें मुझे आइडिया नहीं है सर।
नहीं पढ़ते ना, सिलेबस में नहीं होगा इस्लामिक फिलॉसफी। आपको लगता नहीं कि होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी इस्लाम की चीज़ें हैं जो भारतीय दर्शन में काम आ सकती, जैसे उन महिलाओं काम आ सकती है, इस वजह से होना चाहिए। यूजफुल है, और हमारे जो आपस में सौहार्द और सांप्रदायिकता की जो भावना बढ़ रही है उसमें हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, आपने हॉबी लिखी है प्राणायाम, मेडिटेशन, ठीक है। अच्छा, एक शब्द है योगा और एक है प्राणायाम। यस सर। क्या दोनों सिनोनिमस हैं या कुछ अंतर है दोनों में? सर प्राणायाम में आंतरिक शरीर के आंतरिक क्रियाओं पे ध्यान दिया जाता है, और योग में सर प्राणायाम भी आ जाता है। योग में प्राणायाम, आसन सब आ जाते हैं। योग में टोटल 8 उसके घटक हैं। कौन कौन से हैं, आपको आइडिया है? यस सर। हाँ, यम, हाँ, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। ध्यान की धारणा, ध्यान, समाधि। अच्छा, धारणा, ध्यान, समाधि में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर धारणा में हम लोग एक चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, और ध्यान में उस पे निरंतर अभ्यास करते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, आप अपनी 2 कमियां बताइए। सर मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, और मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, पर मैं उस पर कंट्रोल कर ले जाता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे क्रोध भी आए ना। ठीक है सर। आशीष, आपने अपनी कमी बताई कि आप बहुत इमोशनल हैं। यस सर। जीवन में कोई ऐसी गलती याद आती है जो इमोशनल होने की वजह से हो गई हो और आपको रिग्रेट हो उसका? सर मुझे रिग्रेट एक बात की थी कि जैसे मैंने एक बार फ़ोन पे अपने माताजी से बात कर रहा था मैं, तो मुझे थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया उसमें, और इस चक्कर में मेरा नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम था अगले दिन, और मैं सही से कर नहीं पाया उसको एग्ज़ाम में। अच्छा परफॉर्मेंस मतलब नहीं दे आप पाया। इतने इमोशनल हैं कि उसका हैंगओवर अगले दिन तक ले के जाते हैं? सर ऐसा नहीं कह सकते सर, वो कभी कभी जैसे हो सकता है। तो इस अवगुण की वजह से आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया जाएगा तो क्या नुकसान होगा वहाँ? सर नुकसान तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। फ़ायदा ये होगा सर कि मैं जो गरीब है, वंचित वर्ग है, मैं उनके लिए दिल से सोचूंगा, साथ में दिमाग से भी सोचूंगा। ऐसा नहीं है कि सर कि मैं नॉर्मल मैं उनको समझूँ ना, इसको सर इमोशनल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं। तो मैं उनसे दिल से भी सोचूंगा और मन से भी सोचूंगा। जिम करते हैं आप? यस सर। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में कौन सा मसल ज़्यादा बड़ा होता है ट्रेन करने के लिए? सर ट्राइसेप होता है। और लेग में कौन कौन से मसल्स ट्रेन करते हैं आप? सर लेग में मैं कर्ल करता हूँ, थाइस करता हूँ, बस। टेक्निकली मसल्स का नाम नहीं पता है आपको? टेक्निकली मसल्स का नाम सर मुझे नहीं पता है। पूरे बॉडी में जो सबसे बड़ा मसल होता है वो कौन सा है ट्रेन करने? फीमर होता है, थाइस का होता है। थाइस का होता है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं? सर सुना है। सुना है? क्या सुना है आपने? सर वो पूर्वांचल क्षेत्रों में चलेगी। एक कहाँ से कहाँ तक? सर पूर्वांचल क्षेत्र में यूपी में सर गोरखपुर, बांदा, चित्रकूट, बस्ती, ये कुछ जनपद जिले आते हैं जहाँ पर इनके चलने की संभावना है। जहाँ तक मुझे शुरुआत कहाँ से है, कहाँ तक है, पूरी बात बताइए। अगर जानकारी रखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में तो पूरी बात बताइए। कौन इसको अथॉरिटी कौन सी है जो बनवा रही है? स्टेट गवर्नमेंट बनवा रही है या केंद्र सरकार बनवा रही है? सर इसे स्टेट गवर्नमेंट बनवा रही है। पर किन किन ज़िलों से होकर गुजरती है, ये सब बातें बताइए। सॉरी सर, पर मैं इसमें ध्यान दूंगा। अभी नहीं ध्यान कर पा रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में? यस सर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सर, इसमें एक कनेक्टिविटी बनाई जा रही है रूट की, जो सर हमीरपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा, इलाहाबाद के साउथर्न जो डिस्ट्रिक्ट है, साउथर्न जो पार्ट है, मिर्ज़ापुर, यहाँ से होते हुए जाएगी। पक्का मिर्ज़ापुर से होकर जाएगी? यस सर। अच्छा, ये एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं इससे उत्तर प्रदेश के विकास में क्या गुणात्मक परिवर्तन आएंगे? सर इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी और रोजगार, ये सब विकास होगा। साथ में गरीबी निर्धनता, ये सब रोजगार का विकास इसके बाद कैसे होगा? जब बन गया एक्सप्रेसवे, अब रोजगार का विकास कैसे होगा? सर अगर कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो जो हाईवे के आसपास जो निर्माण होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग में काम होगा। सर शॉप्स लगेंगी तो उसमें रोज़गार दिया जा सकता है, होटल्स बनेंगे, एजुकेशन सिस्टम होगा, तो सर इससे रोज़गार पैदा होने के काफ़ी संभावना है। अच्छा, बनाना फेस्टिवल मनाया गया अभी हाल में उत्तर प्रदेश में, किस ज़िले में मनाया गया? सॉरी सर, आइडिया नहीं।
टाइगर रिजर्व कितने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? टाइगर रिजर्व सर 1 है सर। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, और पीलीभीत? पीलीभीत सर टाइगर रिजर्व नहीं मेरे हिसाब से। क्या है सर बायोस्फीयर है सर। क्या है? बायोस्फीयर है सर। टाइगर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ अंतर होता है? सर नेशनल पार्क में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है, उसमें एक कोर होता है सर, वहाँ पे निर्माण की और नॉर्मल गतिविधियाँ नहीं करी जा सकती है जब तक ऑर्डर ना हो सर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सर ये होता है जब तक ऑर्डर नहीं हो उसको रिस्ट्रिक्शन करने का तब तक आप कर सकते हो। और बायोस्फीयर रिजर्व में सर एक पूरा एरिया होता है जिसमें नेशनल पार्क भी आता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है और भी चीज़ें आती हैं। आशीष, मुझे ये बताइए कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान को अगर बदलना हो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की प्रक्रिया है वो क्या होगी? संक्षेप में बता दीजिए। सर संविधान के आर्टिकल 74। डिटेल में मत जाइए, Yes, आप sir. प्रक्रिया बताइए। चेंज करना है तो क्या होना है? सर अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है उसमें नॉर्मल जनता को पता नहीं चलता है कि कैसे हो रही है, क्या हो रही है। मेरा प्रश्न समझे आप? नो सर। मेरा प्रश्न है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत के राष्ट्रपति का, ठीक है। अगर इस प्रक्रिया को बदलना है, मान लिया कि इस प्रक्रिया को बदल के हम किसी प्रक्रिया जिसका नाम एक्स है से रिप्लेस करना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया है? सर उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वही मैं जानना चाहता हूँ, वो प्रक्रिया क्या है? कैसे संविधान संशोधन कैसे होगा? सर उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत आधे राज्यों, आधे से कम आधे राज्यों का वो लेना, परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ सर विशेष बहुमत से राज्यसभा और लोकसभा में पारित करना पड़ेगा प्रस्ताव। तो पहले परमिशन लेंगे फिर पारित नहीं करेंगे? सर, पहले लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हाँ। उसके बाद आधे राज्यों की। ये विशेष बहुमत क्या होता है? सर कम से कम आधे से ज़्यादा सदस्यों की उपस्थिति। हाँ। और 3/4 जो 3/4 नहीं, स्पेशल से भी ज़्यादा हो जाएगा 3/4। आधे सदस्यों की सर उपस्थिति होनी चाहिए और 3/4 जो उनमें से 3/4 तो 2/3। हाँ 2/3, सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, जो रेटिफिकेशन, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं सेंस ले पा रहा हूँ, रेटिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, आधे स्टेट्स के द्वारा रेटिफिकेशन, वो किस बहुमत से होता है? सर वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल, सिंपल मेजोरिटी से। यस सर। और 1/2? यस सर। मतलब आधे स्टेट्स हो जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा? यस सर, मिनिमम आधे राज्य। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, चूंकि इंडियन पॉलिटिक्स से मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, अभी एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जो सरकार है उससे संबंधित एक अमेंडमेंट अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है, 2021 का जो अमेंडमेंट है, सुना है आपने? यस सर। उसके 3 जो हाइलाइट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 3 जिसके माध्यम से वो चेंज किया जा रहा है, वो क्या है? सर फर्स्ट तो ये है कि राज्यपाल, अब किसी भी प्रस्ताव को राज्यपाल अंतिम रूप से, राज्यपाल तो दिल्ली में होते ही नहीं है। उपराज्यपाल सर, और उनको वरीयता दी जाएगी। और किस तरह की ये टर्म है? यस सर, अंतिम जो परमिशन जो पढ़ा है आपने? यस सर। गवर्नमेंट का मतलब वहाँ पे है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। यस सर। ये है पहला। दूसरा बताइए। दूसरा सर मुझे नॉलेज। तीसरा बताइए। सर नॉलेज नहीं। 3 बिंदु पे है। यस सर। चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए कि एक आइडिया तो होगा ही कि ये जो चेंजेस आ रहा है उसका क्या फॉल आउट होगा या फिर क्या उसका रिपरकशन होगा। आपको लगता है कि केंद्र की कोशिश है कि राज्य में, दिल्ली के रेस्पेक्ट में, दिल्ली को पूरा कंप्लीट राज्य का दर्जा तो नहीं है, उसके प्रशासन को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है? सर एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि सर इस समय जो केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार में सर एक अलग दल की सरकार है और दिल्ली में सर एक दूसरी पार्टी की सरकार है, तो उसके कारण आपस में मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण ये किया जा रहा है केंद्र के द्वारा कि उपराज्यपाल को सर्वेसर्वा बना करके स्टेट गवर्नमेंट की लोकप्रियता को थोड़ा कम किया जाए। गलत किया जा रहा है, पॉलिटिकल, या मेरे हिसाब से ये गलत किया जा रहा है, पर इसके सर कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे काम अब आसानी से हो सकता है और थोड़ा जल्दी होगा सर। पर इसका एक ड्रॉबैक ये है सर
कि जो जनता की चुनी हुई सरकार है सर, उसको महत्व कम दिया जा रहा है। जो ज़्यादा होना चाहिए। Yes, sir, जरूरी ज़्यादा है होना कि चाहिए। Yes, sir, लोकतंत्र जरूरी के है। स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि चुनी हुई सरकार का महत्व बरकरार रहे। बरकरार होना चाहिए। ठीक है आशीष, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका साक्षात्कार यहीं समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आशीष आइए, बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर ठीक रहा, बस। अच्छा महसूस कर रहे हैं? यस सर। देखिए हम लोग आपका जो बेस्ट है ना वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही कॉर्डियल इन्वायरमेंट में आपके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। यस सर। और बातचीत के माध्यम से प्रश्नों को रख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका बेस्ट आ जाए, ठीक है। यस सर। और मोर और लेस इसी तरह का माहौल होता भी है, ठीक है। तनाव एक्सेप्शनल ओकेज़न पे ही होता है, ठीक है, और उसको आप हैंडल कर लेंगे। जिस ईमानदारी के साथ और जिस सहूलियत के साथ आप चर्चा में शामिल हो रहे हैं वो बच्चा अच्छा है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। आपके पास नॉलेज का भी ठीक ठाक ज्ञान है, और अच्छी बात यह है कि आपने नॉलेज का इस्तेमाल कर आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग प्रभाव में आ भी रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है उसके साथ न्याय हो रहा है, उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको आप बेहतर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। इसमें एक चीज़ जो मिस हो रही है, थोड़ी सी स्माइल। ऐसा लग रहा है कि आप इंटरव्यू का तनाव रख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस सर। तो बिल्कुल है ऐसा? सर फर्स्ट टाइम में मुझे लग रहा है सर। ठीक है, तो बिल्कुल सहज हो जाइए, तभी आपका बेस्ट निकल के आएगा। यस सर। ठीक है, बाकी आप बिल्कुल तार्किक व्यक्ति हैं, सटीक जवाब है आपका। आपकी जो अभिरुचियां हैं उस पर भी आपने कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार किया हुआ है, तो बढ़िया है। ये सब आपके प्लस वाली चीज़ें हैं। देखिए कुछ चीज़ें जैसे कि लास्ट जो प्रश्न है मैं स्पेसिफिकली उस पर आना चाहूँगा। जब भी हम चाहें कि अपनी बात को आपके मुंह में डाल दें, तो आपको तय करना है पहले कि क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं, ठीक है। ओके सर। जो सारी बातें हम कह रहे हैं वो सच नहीं हो सकती, एक्यूरेट नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर सामाजिक मानदंडों पे स्वीकार्य नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको ये तय करना है, और स्वीपिंग कमेंट से बचे, ठीक है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष है कि केंद्र सरकार का जब अमेंडमेंट लाने के पीछे जो स्टेटमेंट आया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक रूलिंग है, उसी रूलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस संशोधन को लाया जा रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें दिख भी रही हैं या फिर जो पब्लिक डोमेन में है, बड़ा सेक्शन उसको कह रहा है कि इस तरीके से है कि उससे थोड़ा सा बचना है। जो पॉलिटिकल जो एलिगेशंस हैं, एक्सचेंज ऑफ एलिगेशंस, उससे थोड़ा सा बचिए। आप वहाँ कह सकते हैं कि जुडिशरी का फिर भी दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह के एप्रीहेंशंस व्यक्त किए जा रहे हैं कि राज्य में दूसरी सरकार है और उसकी इस तरह के एप्रीहेंशंस व्यक्त किए जा रहे हैं, ये आपका मत नहीं है, आप समझ रहे हैं? यस सर। कि व्यक्त किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की जो स्टेटमेंट है या सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है सरकार के हिसाब से वो ये है इस तरीके से। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट अगर इन प्लेस है तो उसका कार्य क्षेत्र में विस्तार होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्लाइंडली ये कहना कि नहीं सरकार इसके पावर को कम करने के लिए, पॉपुलैरिटी को रिड्यूस करने के लिए वो कर रही है, तो फिर ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा बचना है, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा होने जा रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेबल है, लेकिन शब्दों का चयन उसमें बहुत ही ईमानदारी के साथ होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि किसी का सेंटिमेंट हर्ट ना हो। बाकी आपका बहुत अच्छा है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाकी अच्छा है, बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी है आपकी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।